ये जो आज की हमारी क्लास है, ये क्लास समाज कार्य पर आधारित है, सोशल वर्क पर बेस्ड है ये क्लास। खासकर यूजीसी नेट के स्टूडेंट, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और DSSB सोशल वेलफेयर ऑफिसर की जो वैकेंसी निकाली गई है उसकी, जिसका एग्ज़ाम 12 जुलाई 2025 को है। 2 शिफ्टों में होगा, मॉर्निंग भी और इवनिंग शिफ्ट में भी। यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो 26 जून 2025 को है, केवल मॉर्निंग शिफ्ट में है, ठीक है, इवनिंग शिफ्ट में नहीं है, ये मॉर्निंग शिफ्ट में है। तो ये जो पेपर आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पेपर दिसंबर 2021 का ये विगत वर्ष का समाजकारी प्रश्न पत्र है। आगामी परीक्षा जो 26 जून 2025 को होने वाला है उसमें शायद यहाँ से प्रश्न कुछ दूसरे रूप में या दूसरे फॉर्मेट में आपको देखने को मिल सकते हैं। सर 26 जून का डेट आगे बढ़ जाएगी क्या? अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया। नहीं, अभी तो आपका 26 जून का एग्ज़ाम है, तो आप मान के चलिए 7 डे पहले, ठीक है, 7 डे पहले आपका जो है एडमिट कार्ड आएगा। और निश्चिंत रहिए, यहाँ पे आपका डेट वगैरह पोस्टपोन नहीं होने वाली है। तो पहले नंबर पे हम अगर बात करते हैं समिति को लेकर, रंगराजन समिति, यानी ये एक प्रकार का समिति, और इस समिति का गठन 2012 में हुआ था। हमने कल जिक्र भी किया था सी रंगराजन के बारे में कि भारत के प्रमुख अर्थशास्त्रियों में से एक हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। गरीबी रेखा निर्धारित करने के लिए नई कार्य प्रणाली इन्होंने ही तैयार किया था। अतः आप कह सकते हो कि गरीबी का जो मापन है, ये वाला पॉइंट इससे संबंधित हो सकता है, ठीक है। अब देखो, योजना आयोग के द्वारा तेंदुलकर समिति की सिफारिश की समीक्षा भी किया गया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का उचित मानदंड भी निर्धारित किए गए। ये चीज़ें मैंने कल आप लोगों को जिक्र भी किया था। गरीबी रेखा के बारे में डिफाइन किया गया परिभाषा के रूप में, तो कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये की जगह बढ़ाकर 32.4 कर दिया गया। शहरी क्षेत्र में बेसिकली 46.9 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का खर्च रखा गया, प्रतिदिन के आधार पे, है ना, प्रतिदिन के आधार पे। वहीं अगर हम बात करते हैं तेंदुलकर समिति के बारे में, तो वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि प्रति दिन के हिसाब से अगर हम बात करें गरीबी रेखा के नीचे का 27 रुपये 2 पैसे ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में 33 रुपये 3 पैसे, ठीक है। तो ये गरीबी बेसिकली क्या था, रेट था, या एक प्रकार से आप कह सकते हो कि ये दर था इसके संदर्भ में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, और कल मैंने थोड़ा सा डीप में इसके बारे में बताया भी था आप लोगों से। अच्छा, दूसरी बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति के बारे में। आशा करता हूँ बलवंत राय मेहता समिति के बारे में भी आपको पता है। पंचायती राज की स्थापना के लिए एक ऐतिहासिक और आधारभूत समिति के रूप में जानी जाती है, अतः ये तीसरे से मैच हो जाता है। इसका गठन सन 1957 में हुआ था। बलवंत राय मेहता ने इसके अध्यक्ष थे, और भारत सरकार यानी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा इसकी गठन किया गया था, है ना, इसका गठन किया गया था। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की समीक्षा करता है ये बलवंत राय मेहता समिति। और त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली भी इसी के अंतर्गत आती है। मैंने कल पढ़ाया था ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, याद होगा आप लोगों को, है ना, याद है कि नहीं, बताओ, याद है तो अच्छी बात है। मैंने एक चीज़ और भी बताया था कि सन 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज प्रणाली लागू किया गया था। और दूसरे नंबर पे भी मैंने बताया था आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पर बताया था क्या, महाराष्ट्र। भूल गए हो, यानी पढ़ा करो यार, है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन सकती है, ठीक है। अच्छा, कस्तूरी रंजन समिति हमारे सामने एक है, तीसरा पार्ट। कस्तूरी रंजन समिति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये किससे संदर्भित है, तो ये नई शिक्षा नीति से संदर्भित है। ये बेसिकली क्या करता है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके प्रारूप को तैयार करने के लिए गठित की गई थी कस्तूरी रंजन समिति, है ना। 21वीं सदी की आवश्यकता के अकॉर्डिंग बेसिकली शिक्षा की नई पॉलिसी को एक स्वरूप देने की प्रतिक्रिया में जिक्र किया गया था। मैं आपको बता दूं कि इसका गठन 2017 में किया गया, 2017 में किया गया।
डॉक्टर के कस्तूरी रंजन ISRO यानी इसरो के पूर्व अध्यक्ष और प्रसिद्ध एक वैज्ञानिक भी रह चुके हैं, और इन्होंने ही NEP का मसौदा तैयार किया है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना है। मैं आपको बता दूं, जो ड्रॉप्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 की रही है, उसकी एक पॉलिसी रही है, और आपको मैंने शायद कल बताया नहीं था, सुन लीजिए एक बार फिर से। हालांकि क्लास में हो चुका है, 5+3+3+4 का ये फॉर्मेट। ठीक है, ये फॉर्मेट है। तो जो ये 5 ईयर लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं कि ये फंडामेंटल स्टेज को रिलेट कराता है। फंडामेंटल स्टेज, अच्छा, फंडामेंटल स्टेज बेसिकली प्रारंभिक होता है, और जिसमें 3 से लेकर 8 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं, जो ये 3 लिखा हुआ है, ये 8 से लेकर 11 तक के वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया। 11 वर्ष के तक बच्चों को शामिल, इसे बेसिकली बोला गया प्री पर्टरी स्टेज, है ना। तो इस संदर्भ में इसको तैयार किया गया, दूसरे वाले को। तीसरा आया यहाँ पे, जो थर्ड तीसरे में भी लिखा हुआ, ये मिडिल स्टेज के नाम से संबोधित किया गया। किसके नाम से संबोधित किया गया? मिडिल स्टेज के नाम से संबोधित किया गया था। इसमें आयु बताई गई माध्यमिक के लिए 11 से लेकर 14 वर्ष मिडिल वाले में, और एक लास्ट जो यहाँ पे 4 आप देख रहे हैं, ये सेकेंडरी स्टेज को रिलेट कराया गया, जहाँ 14 से 18 वर्ष, जहाँ उच्च माध्यमिक चीज़ों को लेकर रिलेट कराया गया। तो ये 4 बातें हैं एक प्रकार की नई एजुकेशन जो पॉलिसी है उसकी संरचनाओं या उसके मॉडल के बारे में हमने यहाँ पे जिक्र किया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रखिएगा। सरकार ने कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिश के आधार पर ही 29 जुलाई, नोट करना है तो कर लीजिए, 2020 को नई शिक्षा नीति लागू की गई, ये था। ठीक है, तो कस्तूरी रंजन समिति का संबंध किस विषय से है? तो वो है नई शिक्षा समिति से है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक पार्ट और आता है हमारे सामने, स्वामीनाथन आयोग के बारे में, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, चारों के चारों पॉइंट अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम बात करते हैं स्वामीनाथन आयोग के बारे में, तो ये आयोग भारत के किसानों की स्थिति सुधारने के लिए और कृषि संकट के समाधान हेतु डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में इसका हुआ गठन। हालांकि मैं आपको एक और बात बता दूं कि डॉक्टर स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है, परंतु इस आयोग का जो गठन किया गया वो किया गया था 2004 में। 2004 में गठित करने वाला जो निकाय रहा है वो भारत सरकार रही है। बेसिकली किसान की आय और जीवन स्तर में सुधार के लिए नीति, आत्महत्या कर रहे किसानों की समस्या का समाधान ढूंढने के लिए इस आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में बात किया गया, जमीन में सुधार की बात की गई, कृषि जोखिम बीमा पर बात हुई, महिलाओं की भूमिकाओं की भी बात की गई है, कृषि ऋण को लेकर बात किया गया है, सूचना, जलवायु और तकनीकी सेवाओं के बारे में भी जिक्र किया गया है इस स्वामीनाथन आयोग में। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जरूर ध्यान रखिएगा। मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं आपको, इसका जो मुख्य सिफारिश रही है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट रहेगा। उत्पादक लागत बताया गया इसमें, उत्पादन लागत आप नोट कर लीजिए, प्लस में 50% लाभ। ठीक है, 50% लाभ के आधार पर MSP निर्धारित करने की सिफारिश की गई है। ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पार्ट बन सकता है। हम चाहेंगे कि आप लोग ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखें। MSP, ठीक है, देखो M का मतलब है मिनिमम, S का मतलब है अगर हम बात करते हैं तो सपोर्ट, और P का मतलब है प्राइस। हिंदी में इसे कहा जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, तो MSP वाला ये पार्ट जरूर परीक्षा में आता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये खेती की लागत प्लस में 50% के लाभ पर MSP देना, ये स्वामीनाथन आयोग की एक मुख्य सिफारिश के रूप में ये नाम देखने को मिला है। ठीक है, तो देखिए अब विकल्प में देखिए कहाँ पर A का 2, B का 3, फिर 3 का 4 और 4 का 1, कौन से विकल्प में ये मैच हो रहा है ज़रा आप बताना चाहेंगे? कौन सा ऑप्शन है ऐसा? सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। मेरी आवाज़ वगैरह क्लियर है? एक बार स्पष्ट करो। यस सर। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तो ऑप्शन भी आप अगर बोल देते तो बहुत अच्छी बात होती है ना, इससे
नहीं बोलते हो तो मुझे लगता है कि आप शायद मैं ही लेफ्ट हो गया हूँ, है ना। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा बोला करें बीच बीच में। चलिए अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं, और ये भी सवाल अपने आप में इम्पॉर्टेंट के रूप में देखा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ गया है। देखो ये बताया गया कि पहले से लेकर आज के बीच में, यानी आप ये कह लीजिए कि पूर्व से लेकर वर्तमान तक के क्रम में पुस्तकों का प्रकाशन जो है यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस जो किताब है वो किताब आर के मर्टन की है, और ये बात आप भली भांति तरीके से जानते भी हैं, आपको पता भी है। तो इस किताब को पब्लिश आर के मर्टन ने 1962 में किया था। ये वर्ष हम के आधार पे हमें लगाना है। दास कैपिटल की एक किताब थी, वो दास कैपिटल की किताब कार्ल मार्क्स की है, और ये किताब जो सबसे पहले आई, इसमें बेसिकली 3 एडिशन है, परंतु बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, ये फर्स्ट वाला कोई लिखा नहीं है कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो आप यहाँ पर लगाएंगे 1867 का वर्ष। द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये इमाइल दुर्खिम की किताब है, और ये किताब सन आई थी 1893 में। फिर उसके बाद जो है मॉडर्नाइजेशंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस, ये किताब है, ये योगेंद्र सिंह की किताब है, सन 1973 में किताब आई थी। कम्युनिटी और सोशोलॉजिकल स्टडी है, ये मैकाइवर की किताब है, और मैकाइवर महोदय ने इस किताब को पब्लिश किया था सन 1917 में। ठीक है, उसके बाद अच्छा, अब ये हमें क्या करना है कि पहले से लेकर अब तक के क्रम में हमें यहाँ पे दर्शाना है। ठीक है, तो चलिए ज़रा दर्शाइए। सबसे पहले कौन सी किताब यहाँ पर आप लोग मानेंगे? 1867, यानी आपका Yes, sir. जाएगा बी सबसे पहले, यही ना, आपका सबसे जी। पहले बी वाला जी, जी, विकल्प जी, जाएगा, जी, जी. फिर उसके बाद सी वाला विकल्प जाएगा, फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन सा पार्ट जाने वाला है? ए, ए 19, हाँ। फिर ए के बाद कौन सा पार्ट जाने वाला है? डी, डी डी आएगा कि ई आएगा? ई आएगा ई ई आएगा सर, ओ की जगह ई. किसकी जगह? फिर डी ए की जगह पे ई आएगा। बात सही कर रही है मैडम, थोड़ा सा ध्यान से फोकस करो ऑप्शनों पर, है ना, उठ पटांग तरीके से नहीं। पहले बी, फिर सी, फिर उसके बाद ई, फिर उसके बाद ए, और फिर उसके बाद 62 के बाद आ जाएगा 73, यानी डी। तो ये वाला विकल्प आपको ऑप्शन में ढूंढना। देखिए कहीं पर है ये विकल्प, ऑप्शन 3 ऑप्शन थर्ड ऑप्शन. थर्ड में है, बिल्कुल। यहाँ आप कह सकते हैं कि जो ऑप्शन सी वाला है यानी थर्ड ऑप्शन है, वो ऑप्शन सही जाएगा। तो ये वर्ष भी आपको याद रखने हैं कुछ किताबों के बारे में, खासकर मैं आपको बता दूं, यहाँ तो योगेंद्र सिंह इस बार नहीं आएंगे, ना ही मैकाइवर पेज का नाम देखने को मिल सकता है, परंतु कार्ल मार्क्स, आर के मर्टन, इमाइल दुर्खिम जैसे विद्वानों का नाम बड़ा इम्पॉर्टेंट है। फ्रांस फेनन और जूनियर मार्टिन लूथर और महात्मा गांधी, इनकी किताब भी बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो मैं चाहूँगा इन लोगों के नाम ज़रूर आप नोट कर लें, और इनका 5-5 किताबें तो कम से कम वर्ष के साथ तो याद रखें आप। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला सवाल है, आत्मविकास के लिए मास्टर मैनेजर में होना चाहिए। देखिए ये आपके सामने सवाल है, आत्मविकास के लिए मास्टर मैनेजर में होना चाहिए। पहली पॉइंट के रूप में अगर आप देखेंगे तो आपके सामने आएगा पॉइंट में शक्ति प्रेरित दृष्टिकोण। दूसरे पॉइंट की तरफ अगर आप रुख करेंगे तो समस्या प्रेरित दृष्टिकोण। तीसरे पॉइंट की तरफ अगर आप रुख करेंगे तो दूरदृष्टि प्रेरित दृष्टिकोण। ये पार्ट है ना। अच्छा, अब इसके आधार पे अगर बात किया जाए तो किन विकल्पों का चुनाव सही तरीके से होना चाहिए, आप लोगों के सामने ये सवाल दिया गया है। प्लीज़ मैं आपकी राय जानने की कोशिश करूँगा कि विकल्प में क्या जवाब लगाना उचित समझेंगे। तीनों. देखिए यहाँ अगर हम बात करते हैं मैम, तो दूर दृष्टि प्रेरित दृष्टिकोण, ये जो पॉइंट हमारे सामने है ये सत्य है, बाकी शक्ति प्रेरित दृष्टिकोण नहीं, ना ही समस्या प्रेरित दृष्टिकोण, बल्कि अगर हम बात करें तो वो सी वाला पार्ट आपका सही होगा। अब जानना ये ज़रूरी है आप सभी लोगों के लिए। अच्छा देखिए ज़रा, कूट तो नहीं दिया है इसमें क्या? कूट सी दिया हुआ है डी में,
सी दिया हुआ केवल डी में। देखिए दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये ए ऑप्शन है, ये बी वाला है, ये सी वाला है, ये डी वाला है ना। तो यहाँ जो डी वाले विकल्प में दिया गया है ये वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा, ठीक है। देखिए अब सुनिएगा थोड़ा सा, ये है क्या ये सवाल के बारे में, तीनों नहीं होगा मैम, यहाँ पे दूरदृष्टि जो है प्रेरित दृष्टिकोण होगा। मैं आपको बताने चल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए मास्टर मैनेजर वो होता है जो केवल वर्तमान की समस्या को नहीं सुलझाता है बल्कि भविष्य की संभावनाओं को पहचानता है और उसको दिशा देता है। बात को समझिए, मैंने कहा कि मास्टर मैनेजर वो होता है जो केवल वर्तमान की समस्याओं को नहीं सुलझाता बल्कि उस पर अगर हम बात करें तो उसके बजाय वो भविष्य की जो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, जो प्रेडिक्शंस होते हैं, उनकी संभावनाओं को वो पहचानता है और उसको एक प्रकार का दिशा देता है। आत्म विकास यानी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए उसे चाहिए कि वह विज़न यानी दूरदृष्टि रखे, यानी दीर्घकालिक लक्ष्य रखे, परिवर्तन के लिए तत्पर रहे और नवाचार के लिए वो प्रेरित रहे। इस तरीके की चीज़ों को डिफाइन किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए तो ऐसी परिस्थिति में दीर्घकालिक लक्ष्य बताइए या परिवर्तन के लिए तत्पर बताइए या आप कह लीजिए कि नवाचार के लिए प्रेरणा, वो पार्ट होता है दूरदृष्टि। और ये दूरदृष्टि आत्म विकास के लिए होता है, समस्या प्रेरित के लिए नहीं होता है, ठीक है, ना ही शक्ति प्रेरित दृष्टिकोण के लिए होता है। तो इसलिए इसका जो सवाल दिया गया इस प्रश्न का सही विकल्प के रूप में यहाँ पॉइंट नंबर सी है, और पॉइंट नंबर सी केवल जो दिया गया वो डी विकल्प में दिया गया और डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। यह आत्म विकास से संबंधित दृष्टिकोण था। अगला सवाल, अगर किसी सवाल के प्रति अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बात करते हैं, और ये देखिए सवाल हमारे सामने, समूह जो सामाजिक समूह कार्यकर्ता द्वारा बनाया जा सकता है। देखो समूह जो समूह सामाजिक कार्यकर्ता होता है उनके द्वारा बनाया जाता है, तो निम्न में क्या क्या पार्ट हो सकता है। अपने विचार व्यक्त करें, बोलिए आपके विचार क्या होने चाहिए इस प्रश्न में। कार्य समूह ए बी सी नहीं मैडम। चलिए अब मेरी बात, चलिए मेरी बात को अब ध्यान से सुनिए। देखिए ये जो सवाल हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है, ये सवाल है सामाजिक समूह कार्य से, और सामाजिक समूह कार्य में ये कहा गया कि जो समूह कार्यकर्ता होता है उसके द्वारा बनाया जा सकता है, कुछ हमें या कुछ हम लोग बना सकते हैं ग्रुप। तो वो कौन कौन से ग्रुप यहाँ पर हम लोग बेसिकली बना सकते हैं, उन ग्रुपों के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। ये बात जरूर ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो एक ग्रुप आप उपचारी समूह बना सकते हो, एक ग्रुप आप समृद्धि समूह बना सकते हो, और एक ग्रुप आप कार्य समूह बना सकते हो। जातीय समूह नहीं बना सकते हो, इससे ग्रुप का जो वर्क होगा वो भेदभाव पर, डिस्क्रिमिनेशन पर आधारित हो जाएगा, तो वो कार्य बेसिकली पॉजिटिव नहीं माना जाता है सोशल वर्कर के लिए। ये पार्ट तो आपको साफ शब्दों में बताया जा रहा है। पहला है संवर्ग ग्रुप को लेकर। संवर्ग का मतलब होता है कास्ट, या आप कह लीजिए क्लास भी बोल सकते हो। यहाँ पे बेसिकली जन्म के आधार पर बनते हैं ये सामाजिक कार्यकर्ता, इन्हें नहीं मानते जन्म के आधार पे, जन्म के आधार पे बिल्कुल भी नहीं मानता है ना। परंतु अब जरा ध्यान से सुनिए कि ये पार्ट अगर मैंने रिलेट करवाया है बी वाले को, उपचारी समूह, तो व्यक्तिगत समस्या के समाधान में ये मदद करता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं मानसिक स्वास्थ्य सहायता देना है, या समूह में नशा मुक्ति समूह बनाकर आप उन सभी लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ रहे हो, ट्रीटमेंट कर रहे हो ग्रुप बनाकर ने, तो उस प्रतिक्रिया में ये चीज़ें पॉजिटिव मानी जाती थी। इसलिए बी तो श्योर है। अब बी देख सकते हैं आप, चारों विकल्प में दिया गया है।
अच्छा, संवर्ग मतलब कास्ट या क्लास को रिलेट कराते हैं, इससे पर कभी नहीं बनता, तो ए को आप एलिमिनेट कर सकते थे, ए यहाँ पर भी था, आप हटा सकते थे। फिर चलिए, आपका ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता था। देखिए, किसी किसी किताब में आप लोगों को मिलेगा कि समृद्धि समूह नहीं भी है। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे है और कैसे नहीं है। देखो, ये ना अगर हम बात करते हैं, प्रोस्पर्टी ग्रुप के रूप में जाना गया समृद्धि समूह को। यह सामाजिक कार्य की स्थापित श्रेणी के रूप में माना भी जाता है। परिस्थितियां बेसिकली क्या बन जाती हैं, जब विकल्प संदिग्ध और काल्पनिक लगता है, उस परिस्थिति में तो ग्रुप वर्क में कभी काल्पनिक चीज़ों पर या संदिग्ध चीज़ों पर या संघर्ष चीज़ों पर कार्य नहीं होता है। इस दृष्टिकोण में हम समृद्ध शब्द को रिलेट करा सकते हैं। दूसरे अर्थों में अगर मैं आपसे बात करूं तो एक समृद्धि ग्रुप के रूप में, जहां हम लोग उस ग्रुप को ग्रोथ करने के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं या उसके डेवलप की प्रतिक्रिया पर बात करते हैं, कल्पना के आधार पे, तो हम ग्रुप में वो चीज़ें लागू भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको ग्रुप को डेवलप करना है, समूह की समाज के मुख्य धारा से जोड़ना है, तो आप रिसोर्सेज वगैरह का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आप ग्रुप वर्कर हैं। तो उससे क्या होता है रिसोर्सेज से, कि जो भी ग्रुप के सदस्य होते हैं वो सही तरीके से व्यवहार करते हैं ग्रुप में, तो इसलिए समृद्धि समूह का पार्ट बन जाता है ऐसी परिस्थिति में। तो मैं आपसे कहूँगा कि इसे रखिए, क्योंकि कूट नीचे दिया गया है, तो इसलिए आप इसको रखिए। ठीक है, तो आप बी को भी और सी को लेके चलिए। अच्छा, एक आता है आपका टास्क ग्रुप। किसी विशेष लक्ष्य और कार्य को प्राप्त करना बेसिकली कहलाता है कार्य समूह। जैसे मैं कहूँ कि युवा क्लब हो गया, महिला स्वयं सहायता समूह हो गया, तो उस प्रतिक्रिया में ये चीज़ें शामिल होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें लागू रहेंगी। आपके सामने एथनिक ग्रुप होता है। एथनिक का मतलब जातीय समूह होता है। ये सांस्कृतिक और नस्ली आधार पर स्वतः बन जाता है, तो ये समाज कार्यकर्ता इन्हें नहीं मानता है। ठीक है, ये बात भी आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है बात? एक बार क्लियर करिएगा। जी सर। ओके, अब देखिए, कोई ऑप्शन अगर हम बात करते हैं तो ये जो बी सी डी दिया गया है, ये ग्रुप वर्कर के लिए पॉजिटिव शब्द है। ग्रुप वर्कर के लिए ये पॉजिटिव शब्द है। तो यहाँ पर आप किस ऑप्शन का चुनाव करना उचित समझेंगे, प्लीज़ एक बार बताइए। क्या विकल्प में अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं बी सी डी, ऑप्शन डी, बी सी डी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ बी सी डी ई भी कर दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। ई तो होगा नहीं। यहाँ बी डी अगर लेके चल रहे थे, चलो ठीक है, बी को ले लो, डी को ले लो, लेकिन ई को लेते आप गलत हो जाता, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो जाता। तो बचा था केवल एक ही ऑप्शन, इसलिए समृद्धि को आप पॉजिटिव के रूप में सोचिएगा। ठीक है, पॉजिटिव के रूप में सोचिएगा इस चीज़ को लेकर। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जाने वाला है सेकंड विकल्प, है ना, दूसरा विकल्प। ठीक है, चलिए एक और सवाल लीजिए। ये भी सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है, मेडिकल सोशल वर्क के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस प्रतिक्रिया में आप लोग इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए एक बार आप इसका जवाब बताने का प्रयास करिए कि जो उपचारात्मक मॉडल है, जो अननोन मॉडल है, जो विकासात्मक मॉडल है, सामाजिक लक्ष्य का मॉडल है, ये किसके द्वारा दिया गया है। तो आप क्या बताना उचित समझने वाले हैं इस प्रश्न के आधार पे? सर, उपचारात्मक मॉडल आर.डी. विंटर का है और अन्योन मॉडल स्वास्थ्य का। अभी जो आपने एक जवाब मुझे दिया है कि ट्रीटमेंट वाला जो मॉडल है या जो थेरेपेटिक मॉडल दिया गया है, ये सामाजिक समूह कार्य का तो मॉडल है। पहली बात, ग्रुप वर्क का ही तो मॉडल है, ये केस वर्क का मॉडल नहीं है, ना ही ये कम्युनिटी वर्क का मॉडल है, ये तो ग्रुप वर्क का मॉडल है। ये सारे हैं समूह कार्य के मॉडल हैं ये। अब सिलेबस में आप पढ़ोगे तो ग्रुप वर्क के मॉडल देखने को मिलेगा भी। अब ये मॉडल बेसिकली व्यक्तियों को उनके मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और व्यवहारिक समस्याओं से उबरने में क्या करता है, मदद करता है। तो एक विद्वान है विंटर आर.डी. विंटर आर.डी. उपचारात्मक मॉडल के क्षेत्र में अपना इन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन्होंने कार्य किया उपचारात्मक दृष्टिकोण पर। जानते हैं क्या काम किया इन्होंने? कहा कि व्यक्तियों की आत्म समझ पर बल देना चाहिए,
व्यवहार परिवर्तन पर बल देना चाहिए और भावनात्मक समस्याओं को हल करने के लिए ये थेरेपी का प्रयोग करना चाहिए। ये विंटर आरडी का मानना है। व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान, आत्म जागरूकता को बढ़ावा देना, भावनात्मक संतुलन को बनाए रखना, ऐसे कार्य पर बल देते हैं। बात को सुनिए अभी ध्यान से, बीच में ना बोले प्लीज़, ध्यान से सुने बात को। मैंने कहा कि उपचारात्मक मॉडल का जो मुख्य रूप से विशेषताओं का पार्ट बनता है वो व्यक्तिगत समस्या का समाधान बनता है, दूसरा आत्म जागरूकता को बढ़ावा बनता है, तीसरा भावनात्मक संतुलन बनता है। इसका कार्य था व्यवहार का विश्लेषण करना, है ना, समूह में भावनात्मक अभिव्यक्ति को बेसिकली एक्सप्रेस करना और काउंसलिंग करना, इस तरीके की चीज़ें थी। लेकिन विंटर आरडी ने एक टेक्निक भी दिया है इसी अपनी मॉडल, उपचारात्मक मॉडल के अंतर्गत। जानते हैं कौन सी टेक्निक दिया है? टेक्निक दिया है इसने डिस्कशन, दैट मीन्स चर्चा। भूमिका नाट्य, भूमिका नाट्य को हिंदी में कहेंगे, सॉरी इंग्लिश में बोलेंगे रोल प्ले, और फीडबैक, और कौन सी टेक्निक थी? आत्म मूल्यांकन। तो ये जो 4 शब्द मैंने बताया है ये तकनीक है, और ये तकनीक जानते हैं कहाँ पर यूज़ होती है? ये उपचारात्मक मॉडल में यूज़ होता है। कौन यूज़ करता है उपचारात्मक मॉडल में? तो ये विंटर आरडी महोदय करते हैं। अच्छा, इन टेक्निक का, इस मॉडल का प्रयोग कहाँ करोगे? इन केस परीक्षा में पूछा आपसे तो आप कहिएगा कि सर ये नशा मुक्ति समूह के लिए हम यूज़ करेंगे, आप यही बोलना है। नशा मुक्ति सहयोग में आप मदद करेंगे इस टेक्निक से माध्यम से। दूसरा आप कह सकते हो मानसिक स्वास्थ्य समूह में आप यूज़ कर सकते हैं इसको, मानसिक स्वास्थ्य समूह में आप इसे यूज़ कर सकते हो। तीसरा परामर्श के समूह में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये 3 बातें यहाँ पर भी ध्यान रखना है, 3 बातें यहाँ पर भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिएगा। परीक्षा में सवाल पूछेगा ऐसे कि उपचारात्मक समूह कार्य मॉडल से जुड़ा विचारक कौन है? तो ऑप्शन में विंटर आरडी का नाम। अगर आपसे पूछता है टेक्निक तो वो बताइएगा जो मैंने ऊपर लिखा है, और अगर आपसे पूछता है कि इसका उपयोग कौन से जगह पर करोगे तो आप ये प्लेस का नाम भी बता सकते हो या ये ग्रुप का नाम भी दे सकते हो। देखो यहाँ आपको 3 विद्वान का नाम मैं एडिशनल जानकारी देने वाला हूँ जो उपचारात्मक मॉडल से संबंधित है। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 3 विद्वानों में, तो एक नाम हमारे सामने आता है गेसलकोनफ्का का नाम। किसका नाम आता है? गेसलकोनफ्का का नाम। ठीक है, आप इसे चाहो तो नोट भी कर सकते हैं, गेसलकोनफ्का का नाम। तो इनका योगदान जो था गेसलकोनफ्का महोदय का, ये समूह को भावनात्मक समर्थन और पुनर्वास का माध्यम मानते थे, उपचारात्मक मॉडल को, गेसलकोनफ्का महोदय। दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है ट्रेकर का नाम। किसका नाम? ट्रेकर का नाम। अब ट्रेकर महोदय का नाम समूह के व्यवहार परिवर्तन हेतु सामाजिक क्रिया के रूप में देखा गया था, सामाजिक क्रिया के रूप में देखा गया था। तो 2 नाम याद रखना है, एक तो गेसलकोनफ्का हो गया, दूसरा नाम HB ट्रेकर हो गया, और तीसरा नाम आपको याद रखना है विलियम स्वार्ट्ज का नाम, है ना, विलियम स्वार्ट्ज का नाम। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है। और ये उपचारात्मक दृष्टिकोण जो है समूह सदस्य परस्पर सीखते हैं, यानी अननोन मॉडल या आप रेसिप्रोकल मॉडल का नाम दे सकते हैं इसके संदर्भ में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये देखो बड़ा आसानी से आपके सामने मैच हो गया, इस चीज़ को आप भूलिएगा नहीं। दूसरी बात करते हैं अगर हम लोग, तो दूसरे पार्ट में आप देखिए यहाँ पे अननोन में लिखा हुआ है W स्वार्ट्ज यानी विलियम स्वार्ट्ज। ये नाम इन्हीं से संबंधित है, ये नाम जो है बेसिकली इस विद्वान से ही संबंधित है ना, याद रखिएगा। अच्छा, ये मॉडल के बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताना चाहोगे कि ये क्या मॉडल है, या विलियम स्वार्ट्ज महोदय जी का नाम किस परिप्रेक्ष्य में देखने को मिला है? प्लीज़ अगर पता है आपको तो अपनी राय ज़रूर एक बार मुझे व्यक्त करें। अपनी राय एक बार ज़रूर व्यक्त करें। चलिए मैं बताता हूँ फिर। देखिए, विलियम स्वार्ट्ज ने सामाजिक समूह कार्य में इन्होंने अंतर क्रियात्मक दृष्टिकोण की अवधारणा प्रस्तुत की है। क्या प्रस्तुत किया है? अंतर क्रियात्मक दृष्टिकोण। इन्होंने कहा है अपने
अंतर क्रियात्मक दृष्टिकोण में द ग्रुप एज अ मीडियम ऑफ मैच्योर एड। समूह एक ऐसा मंच है जहां सदस्य एक दूसरे के परस्पर रूप से सीखते हैं, इसलिए परस्पर वाली प्रक्रिया में इनका नाम आता है ना, परस्पर की क्रिया में। तो कभी कभी सवाल बन जाता है कि सामाजिक समूह कार्य में आंतरिक या इंटरेक्शन दृष्टिकोण किसने प्रस्तुत किया है, तो विलियम स्वाटर्स का नाम आप लगाइएगा। ठीक है, ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। देन अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे सामने आता है विकासात्मक मॉडल, है ना। क्या आता है? विकासात्मक मॉडल। विकासात्मक मॉडल में किस विद्वान का नाम आता है? आप जवाब भी दे सकते हैं। ओके, बेरुस्टीन एंड लोवी का नाम आता है। यहाँ आपने अभी हमसे जिक्र किया है इस मॉडल के संदर्भ में, तो ये सही जवाब आपने बताया है यहाँ पे। देखिए, इस प्रतिक्रिया में अगर हम बात करते हैं इस मॉडल के दृष्टिकोण में, तो सामाजिक समूह कार्य में व्यक्ति की व्यक्तिगत और सामाजिक और सामूहिक विकास पर बल देने का प्रयास किया गया। विकासात्मक मॉडल को विकसित किया और इसके पीछे का मुख्य विचार ये था कि समूह कार्य का उद्देश्य व्यक्ति के सामाजिक कार्य और भूमिका को बेहतर बनाया जाए, उसको बेहतर बनाने के संदर्भ में कार्य हुआ था। तो यहाँ पे जो कार्यकर्ता होता है विकासात्मक मॉडल में, उसको हम लोग मार्गदर्शक कहते हैं, सुगमकर्ता कहते हैं, या सशक्तिकरण में सहायक कहते हैं इसी को। ठीक है, तो बेरुस्टीन एंड लोवी का मानना था कि समूह एक प्राकृतिक सामाजिक प्राणी है जिसमें विकासात्मक परिवर्तन सदस्यों के परस्पर क्रिया से उत्पन्न होता है, और सामाजिक समूह कार्य नैतिक और भावनात्मक और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित भी करता है। इसलिए विकासात्मक मॉडल इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। विकासात्मक मॉडल को किसने प्रतिपादित किया, तो आपको जवाब यही देना होगा, बेरुस्टीन एस और लोवी का नाम। ठीक है, ये चीज़ जरूर ध्यान में रखेंगे इस सवाल के प्रति। एक आता है सामाजिक लक्ष्य का मॉडल। सामाजिक लक्ष्य का मॉडल आप सभी लोगों ने सुना भी होगा। सामाजिक लक्ष्य का मॉडल में तो गेशेल-कोनोप्का महोदय जी का नाम हमें देखने को मिलता है कि नहीं? किसका नाम देखने को मिलता है सामाजिक लक्ष्य के मॉडल में? किस विद्वान का नाम हमें देखने को मिलता है? सर, एक पॉपिल एंड रॉसमैन का भी नाम मिलता है इसमें। किसमें? तो सामाजिक लक्ष्य मॉडल में पॉपिल एंड रॉसमैन है ना। वो तो आपको कम्युनिटी वर्क के मॉडल के अंतर्गत आएगा, है ना। अच्छा, हाँ, ठीक। बट यहाँ हम पढ़ रहे हैं ग्रुप वर्क के मॉडल। देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अगर हम आपसे बात करते हैं सामाजिक लक्ष्य के मॉडल में, तो आप ये ध्यान रखने का प्रयास करिए कि सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक चेतना को बढ़ाने के संदर्भ में, तो जहाँ सामाजिक चेतना बढ़ाने की बात आती है वो कम्युनिटी वर्क को रिलेट कराता है। तो उस कम्युनिटी वर्क के मॉडल के प्रतिक्रिया में पॉपेल एंड रॉथमैन महोदय का नाम आप लगा देंगे तो फिर वो गलत नहीं होगा, सत्य हो जाएगा। परंतु यहाँ अगर मैं आपसे बात करता हूँ गेशेल-कोनोप्का के बारे में, और विंस एक विद्वान हैं इनके बारे में, तो इन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय लोकतांत्रिक मूल्य और सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ क्रियाओं को जोड़ा जाए। मतलब सामाजिक चेतना, लोकतांत्रिक मूल्य, नागरिक जिम्मेदारी, समूह सहभागिता को बढ़ावा देना, ये बेसिकली सामाजिक लक्ष्य मॉडल का रोल रहा था, यानी इसका योगदान रहा। गेशेल-कोनोप्का ग्रुप वर्क में एक सामाजिक क्रिया का मंच माना। साथ ही साथ उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता को ग्रुप के भीतर लोकतांत्रिक वातावरण को बनाए रखना ताकि सदस्य स्वतंत्र रूप से विचार और भागीदारी कर सके इस प्रतिक्रिया में। अब परीक्षा में अगर सवाल बने आपके सामने कि सामाजिक लक्ष्य का मॉडल संबंधित प्रमुख विचारक कौन है, तो आप लोग को नाम लगाना होगा यहाँ पर गेशेल-कोनोप्का और विंस का नाम। ठीक है, अगर गेशेल-कोनोप्का और विंस का नाम ना मिले तो पॉपेल एंड रॉथमैन का नाम मिलता है, तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं उनका नाम। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। तो सही विकल्प सामने सामने मैच हुआ है, और पहला वाला जो ऑप्शन है, ये पहला वाला ऑप्शन आपके लिए सही के रूप में प्रस्तुत होगा। ठीक है, पहला विकल्प। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बता दीजिएगा एक बार। नो सर, क्लियर है। हर प्रश्न के पीछे देखो इतने सारे आपको
डेटा मिल रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, है ना। एक और सवाल हमारे सामने यहाँ पे प्रस्तुत है और सवाल बहुत आसान है। सवाल आसान इसलिए है कि पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा स्वीकृति का बेसिकली सिद्धांत है, सॉरी अवस्था है, वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, इस सवाल के प्रति ये चीज़ें जिक्र किया गया है। तो अब इसमें देखिए निम्नलिखित में स्वीकृति के सिद्धांतों को लेकर या उसकी अवस्थाओं को लेकर अगर हम बात करते हैं तो मेरे दृष्टिकोण से यहाँ पर पाठ जो शामिल होगा वो तीनों होना चाहिए। क्यों तीनों शब्द है, मैं आपको बता दूं, दुख के 5 अवस्था, किसी बच्चे को पता है दुख के 5 अवस्था, या ये सवाल याद आ रहा है आप लोगों को? जी सर, याद है। ट्यूबलर एंड रॉस का। हाँ, क्या नाम था उस विद्वान का? ट्यूबलर एंड रॉस। बिल्कुल, दुख के ट्यूबलर, पुस्तक। एक मिनट, ट्यूबलर एंड रॉस। हाँ, ट्यूबलर एवं रॉस का नाम आता है और इन्होंने ये मॉडल बेसिकली क्या किया था, प्रस्तुत किया था, है ना। और ये मॉडल में 5 अवस्था इन्होंने बेसिकली जिक्र किया, 5 अवस्था में, और वो क्रम से जिक्र किया है। जैसे पहला इन्होंने अस्वीकृति बताया, दूसरा क्रोध बताया, तीसरा मोल तोल बताया। मोल तोल को हम लोग सौदेबाजी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? सौदेबाजी बोलते हैं तीसरे को। चौथा क्या था? डिप्रेशन यानी निराशा, चौथा अवसाद भी आप बोल सकते हो, और 5वां क्या था? स्वीकृति। तो ये 5 था। तो अगर परीक्षा में आपसे पूछे कि तीसरी अवस्था कौन सी थी तो आप मोल तोल के बताइएगा, दूसरी पूछा तो क्रोध बताइएगा, 5वीं पूछा तो स्वीकृति बताइएगा, इसके आधार पे आप बताइएगा। तो क्यूबलर रॉस मॉडल पर आधारित इन्होंने शोक की 5 अवस्था इन्होंने दर्शाया। कहा कि ये अवस्थाएं उस प्रक्रिया को दर्शाती हैं जिससे व्यक्ति किसी हानि, दुख या मृत्यु की स्थिति से जब वो गुजरता है, ऐसी परिस्थिति में। तो ये 5 अवस्थाओं से व्यक्ति क्या होता है, गुजरता है ना। स्वीकृति की ओर जाने की अवस्थाएं बेसिकली ये डिफाइन करती है, ठीक है। ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ ABC करेक्ट होगा। ABC किसी ऑप्शन में देखिए है, ABC तीसरा वाला ऑप्शन, हाँ, ये जो तीसरा ऑप्शन आपके सामने ABC दिया गया है, ये आपका करेक्ट जवाब होगा। चलिए एक और सवाल देखिए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम समाज कार्य विद्यालय विभाग की स्थापना कहाँ हुई थी, ये हमें जवाब जानना है आप लोगों से। काशी विद्यापीठ 1940। काशी विद्यापीठ सर। ओके, आप काशी विद्यापीठ को प्राथमिकता दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। अगर आपने यहाँ पे मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनने का प्रयास भी करिएगा। विकल्प के रूप में अगर हम बात करते हैं आप लोगों से इस प्रश्न के आधार पे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम समाज कार्य विद्यालय विभाग की स्थापना हुई कहाँ, तो आप काशी विद्यापीठ वाला जो विकल्प आपने लगाया है वो विकल्प को आप ध्यान में भी रखिएगा। ज़रा इसके बारे में थोड़ा सुनिएगा, ठीक है। इसमें यहाँ देखो, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क की अगर हम लोग बात करते हैं, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना 1946 में हुई थी, 1946 में हुई थी। तो स्वतंत्र भारत तो हुआ नहीं था उस समय, आया तो पहले था ये, लेकिन स्वतंत्र भारत के दौरान में हुआ नहीं था। तो मूल रूप से यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यानी यूनिसेफ और अमेरिकन सोशल वर्क एजेंसी के सहयोग से बेसिकली दिल्ली विश्वविद्यालय समाज कार्य की स्थापना की गई इस प्रतिक्रिया में। और वहाँ आप लोग नाम लगा सकते हैं दिल्ली समाज कार्य स्कूल का, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, भारत का पहला समाज कार्य संस्थान स्वतंत्रता से पहले अगर पूछता तो क्या नाम होता? भारत का पहला समाज कार्य संस्थान स्वतंत्रता से पहले तो क्या नाम होता? दिल्ली स्कूल ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट। हाँ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस,
1936 होता। ठीक है। और यदि स्वतंत्र भारत का पहला संस्थान पूछता तो काशी विद्यापीठ होता। ठीक है। उसके बाद स्वतंत्र भारत का दूसरा अगर आपसे नाम पूछा गया तो आप दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क, सॉरी स्वतंत्रता से पहले अगर दूसरा पूछता तो दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क लगाते। ठीक है। और ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत का प्रमुख संस्थान समाज कार्य का, दक्षिण भारत का प्रमुख संस्थान समाज कार्य कौन है दक्षिण भारत का? ऐसे भी पेपर में सवाल बनते हैं। दक्षिण भारत का प्रथम या प्रमुख संस्थान, तो कौन सा नाम आएगा? मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क, स्कूल ऑफ सोशल वर्क। कब हुई थी स्थापना इसकी मद्रास वाली का? 1952। हाँ 1952। ये आज पेन सही तरीके से चल नहीं रही है ना? ठीक है, इतनी बात क्लियर है? आप अपने कॉपी जी पर सर। लिखते रहिए। मैं देखो बोल रहा हूँ आप लोगों से, आप जरूर सही तरीके से इसको नोट करते रहिएगा, लिखते रहिएगा। ठीक है। अब देखिए, अगर परीक्षा में सवाल आए कि स्वतंत्रता पहले भारत का पहला समाज कार्य विद्यालय कौन सा था, तो आप टाटा इंस्टीट्यूट लगाइएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम समाज कार्य विद्यालय अगर पूछता है तो आप काशी विद्यापीठ लगाइएगा। इस तरीके से आप इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिएगा। हालांकि इसका सही विकल्प होगा तीसरा। ठीक है। सामुदायिक संगठन की उद्देश्य हमें बताना है इस सवाल में। सामुदायिक संगठन के उद्देश्य, तो जवाब बताइए कि क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए और बी लग रहा है सर। सामुदायिक संगठन की विधि का उद्देश्य ए और बी। देखिए, बदलाव लाने से लोगों की नियुक्ति करना, ये बात तो सर सही ए है। बी सी। बदलाव सर, के ABC नेतृत्व के लिए लोगों को संगठित करना भी, ये भी बात सत्य है। अब देखिए, आप लोगों का यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं तो रिप्लाई में 2-3 पार्ट हम लोगों के सामने शामिल हो रहा है। जैसे आप लोगों में से कोई बच्चा कह रहा है कि सी वाला विकल्प भी, जो कि सी वाला विकल्प यहाँ पे सही नहीं है, गलत के रूप में जा रहेगा इस ऑप्शन के आधार पे। ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे ए बी सी ऑप्शन नंबर्स आपके सामने जो दिया गया है वो दूसरा विकल्प में है, परंतु सामुदायिक संगठन का विधि का सही विकल्प के रूप में बदलाव लाने के लिए लोगों को नियुक्त करना, बदलाव के लिए नेतृत्व के लिए लोगों को संगठित करना, ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। कल्याण योजनाओं को क्रियान्वित करना कम्युनिटी से नहीं, ये पूरे लोगों को या समग्र लोगों पर बात करेगा, तो इसलिए यहाँ पर आप ये चीज़ें हटा सकते हैं। जन समूह भी समग्र लोगों पर बात करेगा, इसलिए ये सीधा सीधा हट जाएगा। ठीक है। और ये तो दोनों हट जाएगा, तो यानी आपका ए और बी ही होगा, केवल ए और बी का ही पार्ट इस सवाल के आधार पे माना जाएगा। ठीक है। जन समूह को ढांचागत परिवर्तन के लिए गोलबंद करना, इसका मतलब क्या है सुन लीजिए। सामाजिक न्याय और समानता के लिए सक्षम बनाना, लोगों को संगठित करना, संरचनात्मक बदलाव लाने की बात करना, ऐसी परिस्थिति में बनता। अगर इनकेस ए बी डी होता तो आंशिक रूप से ए बी डी की बात मैं कर रहा हूँ, तो आंशिक रूप से डी वाले विकल्प की तरफ आप जा सकते थे, है ना? डी वाले विकल्प की तरफ आप जा सकते थे, परंतु ए और बी को लगाइए यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्लियर है? जी सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। समाज में सामान्य रूप से विचलन और विशेष रूप से अपराध नियंत्रित करने के लिए निवारण, उपचारात्मक और पुनर्वास सेवाओं संपूर्ण दायरे को क्या कहा जाता है? ये आपके सामने सवाल है, थोड़ा सा बताइए क्या जवाब होना चाहिए इस प्रश्न का? सोशल वेलफेयर, सामाजिक सुरक्षा सर, सुरक्षा लग रहा है।
social defense, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा इस सवाल के प्रति। सामाजिक रक्षा यानी सोशल डिफेंस, सामाजिक प्रतिरक्षा का रूप भी इसी को दिया जाता है नाम। इसका काम है कि अपराध और सामाजिक विचलन को रोकना, अपराधियों और विचलित व्यक्तियों को उपचार और परामर्श देना, उन्हें समाज में फिर से पुनर्वासित करना। इसमें शामिल क्या क्या होता है, अगर आप नोट करना है तो नोट कर लीजिए। इसमें शामिल क्या क्या होगा। एक तो किशोर न्याय प्रणाली शामिल होगी, एक अपराधियों का पुनर्वास शामिल होगा, एक आपका कारावास कार्यप्रणाली में सुधार होगा, और एक अपराध पीड़ितों के लिए सेवाएं शामिल होंगी, और एक कानूनी सहायता और परामर्श सेवाएं भी इसके अंतर्गत शामिल होंगी। ठीक है, इस प्रश्न के अंतर्गत सही विकल्प के रूप में आपका ऑप्शन जो जाना चाहिए वो यही ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, पहला वाला। ठीक है, तो समाज में सामान्य रूप से विचलन और विशेष रूप से अपराध को नियंत्रित करने के लिए निवारक, उपचारात्मक और पुनर्वास सेवाओं के संपूर्ण दायरे को बोला जाता है सामाजिक प्रतिरक्षा, और इसकी ये परिभाषा लिखी हुई है। ठीक है, अब देखिए कुछ यहाँ पे जो सवाल दिए गए हैं ये योजनाओं से संबंधित हैं, और मैं चाहूँगा कि इस सवाल के प्रति आप ज़रूर याद रखें योजनाओं का वर्ष भी, क्योंकि परीक्षा में आप लोगों को वर्ष भी देखने को मिलता है। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित हो सकता है? प्लीज़ अपनी राय एक बार जरूर व्यक्त करें। स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय के द्वारा, है ना। ये आयुष्मान योजना की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये आया है 23 सितंबर 2018 को। सामाजिक न्याय सशक्तिकरण मंत्रालय बेसिकली 1947 में स्थापित किया गया था ये, और ये इसी से ये स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्रालय होगा, इससे नहीं होगा। ये बेसिकली ऑप्शन थर्ड वाला मैच होगा, यहाँ तीसरे से मैच होगा। ये आप यहाँ पे करिएगा इसको 1947 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। राष्ट्रीय वयोश्री योजना बेसिकली 2017 में आया, वरिष्ठ नागरिकों के लिए है ये बात आप जानते हैं। तो ये किससे संबंधित हो सकता है? सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के थ्रू ये हो सकता है, जिसकी स्थापना 1998 की प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है, नाम परिवर्तन के रूप में। वो जो है उस्ताद बेसिकली एक कार्यक्रम है, और ये 14 मई 2015 में आया था उस्ताद। और अल्पसंख्यक मामलों का जो मंत्रालय है वो इससे संबंधित है, और आप यहाँ पे लगा सकते हैं इसको। और अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय 2006 में, जनवरी 2006 में बेसिकली इसकी स्थापना की गई। और राष्ट्रीय शिशु सदन योजना ये 1975 में लाया गया था, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय, जिसकी स्थापना 1985 में हुई। मंत्रालय का अपडेट 30 जुलाई 2006 में देखने को मिलता है इसका। ठीक है, तो अब मैच कर सकते हैं आप लोग सही विकल्प के रूप में, है ना। कौन सा विकल्प यहाँ आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है? पहले का 3 है, पहले का 3 दूसरे का 1, पहले का 3 दूसरे का 1, ऑप्शन नंबर थर्ड है। आप देख लीजिए यही ऑप्शन सही मैच हो रहा होगा। ठीक है, ये ऑप्शन। चलिए आगे बात करते हैं। सामूहिक कार्य का व्युत्क्रम दिया गया है, व्युत्क्रम दिया गया है प्रतिमान मुक्त व्यवस्था सिद्धांत या मुक्त व्यवस्था सिद्धांत। व्युत्क्रम प्रतिमान मुक्त व्यवस्था सिद्धांत मानवतावादी मनोविज्ञान और अस्तित्ववादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। ये ग्रुप वर्ग का उल्टा है। ठीक है, तो इस पार्ट में अगर हम लोग बात करते हैं, जो पहला पॉइंट लिखा गया है ये सत्य है, ये अपने आप में एक सत्य पॉइंट है। दूसरा है सामाजिक समोकारी का उपचारी प्रतिमान या सामाजिक अंतश्चेतना के क्रमादेशन, सामाजिक उत्तरदायित्व और सामाजिक परिवर्तन पर आधारित है। क्या ये बात सत्य लग रही है आप लोग? अगर सत्य है तो बताइएगा। बोलिए, क्या ये बात आपको सत्य लग रही है?
देखिए, सुनिए, सामाजिक अंतःचेतना क्रमादेशन का मतलब है कि व्यक्ति समूह के माध्यम से स्वयं की समस्याओं को बेहतर या व्यवहार को बेहतर समझने लगता है। और सामाजिक उत्तरदायित्व का मतलब है कि सदस्य अपने व्यवहार और कार्यों के लिए जिम्मेदारी लेना सीखता है और वह अपने प्रति समूह के प्रति उत्तरदायी बन जाता है। तीसरा कहता है सामाजिक परिवर्तन, ये सामाजिक परिवर्तन पर आधारित है। मतलब व्यक्ति की व्यवहारिक परिवर्तन धीरे धीरे समूह और समाज में सकारात्मक बदलाव की ओर अग्रसर हो जाता है। तो उपचारी प्रतिमान में व्यक्तिगत उपचार, सामूहिक विकास और सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रतिक्रिया है जो अंततः व्यक्ति और समाज दोनों में परिवर्तन लाती है। ये बात तो सत्य है, लेकिन ये बात जानते हैं सामाजिक समूह कार्य की उपचारात्मक प्रतिमान नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। ये टोटली अगर हम बात करें तो ये बेसिकली संपूर्ण के रूप में बात करता है, समग्र के रूप में बात करता है। सोशल ग्रुप वर्क के अंतर्गत ये पार्ट शामिल नहीं किया गया है। लेकिन अगर ये कूट के रूप में होता तो यहाँ पर कूट वाले पार्ट में चीज़ें अलग अलग बनती तो वो सत्य माना जाता। जैसे अंतःचेतना का क्रमादेशन का मतलब था स्वयं की समस्या और व्यवहार को बेहतर समझने लगना, और ये बात है। सामाजिक उत्तरदायी दूसरा पार्ट था, इसमें ये इसका मतलब ये था कि सदस्य अपने व्यवहार और कार्यों के लिए जिम्मेदार या जिम्मेदारी लेना सीखते हैं, वह अपने प्रति समूह के प्रति जो है उत्तरदायी बनते हैं। इस पार्ट में बनता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये दूसरा वाला गलत है, और समूह कार्य के व्युत्क्रम प्रतिमान के रूप में ये पार्ट आपका आता है। ठीक है, जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो शामिल किया गया है और सेकंड वाला पार्ट शामिल नहीं किया गया है ना। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो पूछो। मैं आप लोगों को इस सवाल को और स्पष्टीकरण के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। सर इसकी वर्डिंग टफ है थोड़ी। वर्ड इसका थोड़ा सा टफ है। व्युत्क्रम प्रतिमान का मतलब है मैडम जी रेसिप्रोकल मॉडल। इसका मतलब है रेसिप्रोकल मॉडल। यह प्रतिमान सामाजिक समूह कार्य का एक समकालीन दृष्टिकोण है और ये कार्य केंद्रित प्रतिमान और उपचारात्मक प्रतिमान से अलग है। ओपन सिस्टम थ्योरी इसमें आता है। ओपन सिस्टम थ्योरी को मुक्त व्यवस्था थ्योरी हम लोग कहते हैं। यह सिद्धांत आपको बताता है परस्पर क्रिया पर, और सवाल परस्पर क्रिया को लेकर है। परस्पर क्रिया जो है ग्रुप वर्क का एक मॉडल है। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की बात करते हैं, मानवतावादी मनोविज्ञान के बारे में, तो ये कार्ल रोजर्स जैसे विचारकों से प्रेरित है। ये शब्द जो मानवतावादी मनोविज्ञान है ये कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया है। ये बात भी अपने आप में सत्य है कि हर व्यक्ति के विकास की अंतर्निहित क्षमता होती है। और तीसरा आता अस्तित्ववादी परिप्रेक्ष्य भी, ये भी आपका ग्रुप वर्क को रिलेट कराता है, जहाँ अस्तित्व, स्वतंत्रता, चुनाव और उत्तरदायित्व पर विशेष बल दिया जाता है। ठीक है, तो अपने आप में ये सभी शब्द इंपॉर्टेंट के रूप में जाने जाएंगे। और मैं आपसे कहूँगा कि पहला सही दूसरा गलत, तो ऑप्शन नंबर आप थर्ड को लगा दीजिए। ठीक है, परिकल्पना का परीक्षण करते समय कुछ चरणों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। उस परिस्थिति में आप किन किन शब्दों को लेकर विशेष बल देने का प्रयास आप करेंगे, ये सवाल आपके सामने दिया गया है। जरा आप बताएं इनमें सबसे पहले किसको रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिया गया है। सर 3 ही ऑप्शन है इसमें। 3 ऑप्शन है, 4 पॉइंट है, इनको क्रम में लगाना है आपको। सर फोर्थ वाला शो नहीं हो रहा ना। क्यों? परिगणन करना नहीं शामिल हो रहा है, दिख रहा है डी नीचे है। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है सर। सबसे पहले परिकल्पना निर्धारित होगी, ये बात सही है, ए। उसके बाद उपयुक्त सार्थकता का स्तर निर्धारित होगा, बी। फिर उसके बाद परीक्षण मानदंड निर्धारित होगा, सी। फिर परिकलन गणना भी, डी। ये तो क्रम में दिया हुआ है। निर्णय लेना लास्ट में भी हो जाएगा, यानी ई भी शामिल होगा। तो ये ए बी सी डी ई देखो किसी ऑप्शन में है, ए बी सी पहला। ई। हाँ, पहला ऑप्शन सही है। परिकल्पना का परीक्षण में पहला ऑप्शन सही है आपका।
अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से सही क्रम को व्यवस्थित करना है हमें। सही क्रम है और उसे हमें क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आप किसको लेना चाहेंगे, मोटिवेशन को? मोटिवेशन। और भी कोई लोग अपनी राय व्यक्त करें। सवाल आसान है, केवल चीज़ों को आप लोगों को समझना है ना। देखिए, अगर हम बात करते हैं इस प्रतिक्रिया में, तो यह एक क्रम संचार प्रक्रिया है और मैं अपना राय अगर व्यक्त करता हूं आप लोगों से, तो सर्वप्रथम आता है आपके सामने मोटिवेशन। और मोटिवेशन आपके फर्स्ट यानी ई में दिया गया है, ठीक है, ई पॉइंट में। सबसे पहले संदेश भेजने वाले यानी प्रेषक के मन में संदेश भेजने की प्रेरणा उत्पन्न होनी चाहिए, तभी तो संदेश भेजेगा, अन्यथा संदेश कहाँ से भेजेगा, नहीं भेजेगा। दूसरे पार्ट में आता है ए यानी संदेश संयोजन। संदेश संयोजन को मैसेज फॉर्मुलेशन कहा जाता है, यानी वो व्यक्ति अपने विचारों को ठोस रूप से गढ़ता है, वो भी संदेश के रूप में, ठीक है, इस पार्ट में आएगा। फिर उसके बाद संदेश कूट बनाना होता है, यानी बी। संदेश कूट बनाने का मतलब होता है एनकोडिंग। पहले एम आ गया मोटिवेशन, फिर आपका आ गया मैसेजेस फॉर्मुलेशंस, और फिर उसके बाद आ जाएगा एनकोडिंग। एनकोडिंग संदेश के वो भाषा, प्रतीक, संकेत में बदल कर प्रस्तुत करता है, इसलिए आपका संदेश कूट बनाना हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका प्रसरण का माध्यम होगा। प्रसरण का माध्यम का मतलब मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन, मीडियम ऑफ, चैनल। हाँ, मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन, दैट मीन्स चैनल। संदेश का माध्यम मौखिक, लिखित, दृश्य, श्रव्य के द्वारा भेजा जा रहा है, तो वो कौन सा मीडियम है, इसका आप यूज करते हैं। यानी उसके बाद आपका आता है अधिग्रहण। अधिग्रहण का मतलब होता है डिकोडिंग। इसका मतलब क्या होता है, डिकोडिंग। यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ, अब इसके आगे डिकोडिंग। डिकोडिंग मतलब प्राप्तकर्ता उस संदेश को प्राप्त करता है और समझने का प्रयास करता है, तो वो अधिग्रहण हो जाता है। यानी रिसेप्शंस या डिकोडिंग या आप अंडरस्टैंडिंग जैसे शब्द को भी शामिल कर सकते हैं। तो लास्ट में आपका क्या बनता है, सी के बाद आपका क्या बनता है, डी। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन थर्ड। थर्ड। हाँ, ये ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला सवाल, एक विशेषीकृत औसत जो किसी अवधि के दौरान संबंधित चर समूह में परिवर्तन का मापन करने के लिए तैयार किया जाता है। तो सही पॉइंट क्या होना चाहिए, बताएं। राय व्यक्त करें। मीडियम। यहाँ अगर आपने कहा है कि एक विशेषीकृत औसत है, एवरेज है, जो किसी अवधि के दौरान संबंधित वेरिएबल यानी चर समूह में परिवर्तन का मापन करने के लिए तैयार किया जाता है, तो डैश कहा जाता है, मतलब इंडेक्स नंबर कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको, इंडेक्स नंबर, सूचकांक। देखो, सूचकांक संख्या ना एक सांख्यिकी माप है, स्टैटिकल मेजर है, जो दर्शाता है कि किसी विशेष समय अवधि में एक या अधिक संबंधित वेरिएबल जैसे मूल्य, उत्पाद, बिक्री आदि से क्या परिवर्तित हुआ है, उसके बारे में बात किया गया है ना। तो यहाँ अगर मैं आपसे बात करता हूँ इस प्रश्न में
तो वो जवाब आपका इंडेक्स नंबर होगा, यानी सूचकांक होगा। ठीक है, इंडेक्स संख्या। संप्रेषण एक डैश है जहां कम से कम दो परस्पर कारक सामान्य चिन्हों में समूह और सामान्य संकेत वैज्ञानिक नियमों को साझा करते हैं। वो पार्ट क्या होगा बताइए। सर विचार विनिमय। सामाजिक अननोन क्रिया होगा मैम, है ना। यहाँ अगर हम बात करें आपसे तो जो शब्द शामिल है वो पॉइंट नंबर 4 वाला ऑप्शन को आप देखें, आपको सामाजिक अननोन क्रिया मिलेगा और यही विकल्प के रूप में आपका साझा हो जाएगा और यही सही हो जाएगा। देखो मैं आपको बता दूं कि संप्रेषण एक द्विदिशात्मक प्रक्रिया है जिसमें कम से कम दो अननोन क्रियाशील कारक भाग लेते हैं। दो जानते हो कौन कौन से हैं? दो अननोन कारक कौन कौन से जानते हैं आप लोग? एक होता है सेंडर और दूसरा रिसीवर। ठीक है, तो प्रेषक और प्राप्तकर्ता इन दोनों के बीच सामान्य चिन्हों यानी सिंबल्स, संकेत और अर्थ प्रणाली की साझा समझ होनी आवश्यक है। तो इसी शब्दों को लेकर बात की जा रही है कि दो अननोन कारक सामान्य चिन्हों को समूह और सामान्य संकेत वैज्ञानिक नियमों का साझा करते हैं, तो उनको एक नाम दिया गया है और वो नाम कहलाता है आपका सामाजिक अननोन क्रिया। ये आपका करेक्ट जवाब होगा। सर फिर विचार विनिमय के बारे में थोड़ा सा बताइए। विचार विनिमय एक प्रकार का वो होता है जहां आप अपने आइडियाज़ या अपने मन के जो शब्द हैं उसको आप प्रस्तुत कर रहे हैं। वो क्रियाएं बेसिकली अपने विचार एक्सचेंज कर रहे हैं या बदल रहे हैं या किसी को आदान प्रदान कर रहे हैं, तो उस संदर्भ में आता है। एक ऐसी प्रक्रिया होती है विचार विनिमय मैडम जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति, है ना, दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचार, अपने अनुभव, जानकारी, दृष्टिकोण, भावना को साझा करते हैं। उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो विचार विनिमय का पार्ट है। वो चीज़ें बन सकती है ना। विचार विनिमय जिसे क्लास में शिक्षक और छात्रों के बीच की चर्चा भी हो सकती है, सामाजिक कार्यकर्ता और समुदाय के सदस्यों के बीच संवाद भी हो सकता है, संसद और पंचायत में बहस भी हो सकती है, दो मित्रों के बीच में गहन बातचीत भी हो सकती है। वो भी एक चीज प्रकार से विचार विनिमय का पार्ट होता है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। जीएस घुरई का नाम आया है कि समाज की कौन सी विशेषताएं जो जाति व्यवस्था के निरूपित होती हैं, और इन शब्दों को लेकर हमें जिक्र या इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। ठीक है, बताइए, अपने राय थोड़े से व्यक्त करते रहिए। लगे हमें कि हाँ आप लोग हैं, एक्टिव हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो खंडी विभाजन, धार्मिक अहर्ताएं, धार्मिक अहर्ता भी होगा। देखो ये समाज और खंडी विभाजन क्या जीएस घुरई यहाँ देखो पॉइंट के रूप में दिया गया है। आपके नीचे कूट यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पे कूट मिलेंगे नीचे। ठीक है, तो कूट आपको नीचे दिए गए हैं। फिलहाल आप यहाँ पर मुझे बताएं कि जीएस घुरई के द्वारा जो विचार व्यक्त किया गया है उन किन चीज़ों को रिलेट करा सकता है। तो एक देखो समाज का खंडी विभाजन है, नागरिक और धार्मिक अहारता है, सामाजिक आदान प्रदान और खान पान और अनुक्रम का सामाजिक प्रतिबंध है, फिर विवाह एवं व्यवसाय का वर्ण है। ये शब्द दिया गया है। तो देखो ये बात तो तय है, जो पहला पॉइंट लिखा हुआ था वो तो इन्हीं का है, समाज का खंडी विभाजन। ठीक है, इनका ये घुरई महोदय का है। ठीक है, ये घुरई महोदय का है समाज का खंडी विभाजन। और सामाजिक आदान प्रदान और खान पान का पदानुक्रम एवं सामाजिक प्रतिबद्ध इन्हीं का भी है। नागरिक और धार्मिक इनका नहीं है। ठीक है, हटा सकते हो।
विवाह भी हटा सकते हो। तो ए और सी है बस, ए और सी। ए सी आपका सेकंड वाले पार्ट को रिलेट कराता है, दूसरा वाला सही है। भारत में नवजात शिशु के द्वारा स्तनपान के बारे में कौन सा कथन सही है, ये सवाल आपको बताना है। बताइए, अपने विचार व्यक्त कीजिए। भारत में ए और सी। ए और सर सी। देखिए सवाल अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल है, बेस्ड पर सवाल है। देखो, ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान के बारे में कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी बात को बड़े ध्यान से आप सभी लोग इसको सुनने का प्रयास करिएगा। सभी बच्चे, स्तनपान कराने में देरी की जाती है। देखो, कई आयोग ने इस पॉइंट को सही माना है, लेकिन मैं अपना एक दृष्टिकोण इसमें अगर डालता हूँ तो ये बेसिकली यहाँ पे मुझे गलत लगता है। स्तनपान कराने में देरी की जाती है तो इसका मतलब है कि यह एक सामाजिक व्यवहार है जो कई बार देखा जाता है, लेकिन ये सही प्रथा नहीं है, या कथन सत्य को नहीं बल्कि गलत के प्रचलन को दर्शाता है। लेकिन आयोग ने इसमें कहा कि भाई ये सत्य है कि स्तनपान कराने में देरी की जाती है, ठीक है, माताओं के द्वारा। दूसरा है कि माँ का पहला दूध अशुद्ध माना जाता है और उसका स्तनपान नहीं कराया जाता है। माँ का पहला दूध अशुद्ध माना जाता है और उसका स्तनपान नहीं कराया जाता है। यह भी एक प्रचलित मिथक है, जबकि पहला दूध अत्यंत पोषक और एंटीबॉडीज से भरपूर होता है। यह कथन सामाजिक भ्रांति को दर्शाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाता है तो ये भी एक प्रकार से गलत माना जाता है, लेकिन आयोग ने कहा कि ये भी चीज़ें सत्य है। तीसरा वाला तो 100% सत्य है कि ये पहले 24 घंटे के भीतर स्तनपान और नवजात मृत्यु दर के बीच व्युत्क्रम संबंध होता है। देखो, 24 घंटे के भीतर स्तनपान और नवजात मृत्यु दर के बीच व्युत्क्रम संबंध होता है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सत्य है। शोध से पता चला कि जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान कराने से नवजात शिशु की मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आती है, और ये बात WHO और यूनिसेफ दोनों ने प्रारंभिक स्तनपान को नवजात जीवित रहने के लिए अनिवार्य मानते हैं। दोनों स्तनपान में देखो, अगर हम बात करते हैं देरी को लेकर और कोलेस्ट्रॉल को त्यागना, ये दोनों ही हानिकारक प्रथाएं हैं, है ना, ये दोनों हानिकारक प्रथाएं हैं। परंतु आयोग ने सही माना है, तो हम भी इस बात को कहेंगे कि आप यहाँ पर पहले वाले पॉइंट को और दूसरे पॉइंट को। लेकिन जो अभी मैंने आपके सामने विचार प्रस्तुत किया है, ये विचार मैंने वैश्विक लेवल पर प्रकट किया है। सवाल वैश्विक स्तर पर नहीं है, सवाल भारत में है, इंडिया में है। तो हो सकता है NTA ने सोचा कि भारत में ये प्रथाएं या ये चीज़ें कथन चलती हैं, इस दृष्टिकोण से इसको सही मानता है। तो A, B, C को आप करेक्ट करिएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। सामुदायिक विकास के प्रमुख उपागम। अब देखिए, ये उपागम है कम्युनिटी डेवलपमेंट के उपागम है। बताइए, उपागम पहले ही ऑप्शन सही है। बाह्य कारक, बहुकारक और आंतरिक समाधान का उपागम, ये जो सामुदायिक विकास का उपागम के रूप में नाम हमारे सामने आया है ना, ये पहला वाला ही ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। मैं चाहूँगा कि आप इसे जरूर ध्यान रखें। हालांकि सामुदायिक विकास के प्रमुख उपागम में एक नाम आता है एकीकृत उपागम, अगर ऑप्शन में होता तो सही होता।
एकीकृत उपागम ना समग्र विकास का प्रयास है जो बेसिकली कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है 1952 वाला। ठीक है, एकीकृत उपागम, एकीकृत उपागम। दूसरा है क्षेत्र आधारित उपागम यानी एरिया बेस्ड उपागम, जिसे गांव, आदिवासी क्षेत्र, शहरी झुग्गी वाला क्षेत्र, ये सबको शामिल किया गया है। तीसरा है समस्या आधारित उपागम, प्रॉब्लम बेस्ड वाला, बेरोजगारी, स्वच्छता, कुपोषण को हल करने पर केंद्रित है। और चौथा है लोगों की सहभागिता आधारित उपागम, है ना, सहभागिता। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। पीआरए पार्ट जो आता है, पीआरए इसी के संदर्भ में शामिल किया गया है, पीआरए। ठीक है, ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे, पीआरए वाला। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो एक सहभागिता, अच्छा सहभागिता हो गया। एक आता है लास्ट में सशक्तिकरण का उपागम, सशक्तिकरण उपागम आता है जिसे महिलाओं और अनुसूचित जाति के अधिकारों को बात करता है उसमें। एक होता है जो है सशक्तिकरण के बाद आप कह दीजिए जन आंदोलन आधारित उपागम, और ये जैसे चिपको आंदोलन हो गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, ये उससे संबंधित हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रतिक्रिया में ये बाह्य कारक, बहुकारक और आंतरिक संसाधन, ये तीनों के तीनों उपागम शामिल होंगे और पहला वाला विकल्प ही आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगर हम बात करते हैं तो अब आपका यहाँ शुरू हो जाता है गद्यांश। और गद्यांश के बारे में मैंने आपको कल बताया भी था लास्ट टाइम क्लास में कि तरीका, शॉर्ट ट्रिक क्या है, उससे आप एक बार ज़रूर सॉल्व करने का प्रयास करें। फिर मैं आप लोगों से इस पर जो अगर कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और इसको आप घर पे करिएगा। कल जो है मैं 2020 का क्वेश्चन पेपर आप सभी लोगों से लूँगा। ठीक है, 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा कल। ठीक है, आज नहीं। क्लियर है? तो एक बार स्पष्ट करिए, क्योंकि अभी 1 घंटे बाद फिर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 1 घंटा और डिस्कस करेंगे, 5 मिनट बाद यूनिट 9। सर केजीएमयू की डेट नहीं है एग्जाम की? अरे भाई कितनी ही बार बताऊं, आप लोग रहते नहीं हो क्या क्लास में? अभी कोई पूछा था, आज भी कल भी, आप फिर पूछ रहे हो। भाई केजीएमयू की कोई डेट नहीं आई, अगर डेट आएगी तो मैडम आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, अभी आप केवल पढ़ाई करो अच्छे से, डेट आते ही आपको जो है सूचना दे दी जाएगी कि आपकी एग्ज़ाम डेट आ गई है। बस क्लास में, ग्रुप में बने रहिएगा, बाहर मत जाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। 5 मिनट बाद आप लोगों को ज्वाइन होना है क्लास में। अभी हो रहा है 6:14 और 6:20 से क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, 6:20 से। ठीक है, 6:20 से। ओके। ये सर